हेलो दोस्तों, CGPSC ई लर्नर के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज हम CGPSC प्री के जीएस पार्ट से संबंधित कुछ MCQs के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम में आने की लगभग संभावनाएं हैं या फिर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, कलचुरी काल में दंडिक नामक अधिकारी कौन से विभाग का प्रमुख था? तो कलचुरी काल में दंडिक नामक अधिकारी कौन से विभाग का प्रमुख था? इसका ऑप्शन है न्याय विभाग, धर्म विभाग, पुलिस विभाग और विदेश विभाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्याय विभाग। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न। कलचुरी काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? तो कलचुरी काल में राजस्व विभाग का प्रमुख था महाप्रमात्री, ऑप्शन बी। ठीक है, इससे क्या था, कलचुरी काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख कहलाता है महाप्रमात्री, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी से संबंधित एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। कलचुरी काल में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन था? ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था बोलेगा तो महाप्रमात्री, और प्रमुख अधिकारी कौन है बोलेगा तो महाक्षपटलिक, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन ए, महाअक्षपटलिक। ठीक है, देखिए अब देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, छत्तीसगढ़ी शब्द अंचवान से क्या आशय है? ऑप्शन ए, अंगार में पकाई मोटी रोटी, ऑप्शन बी आंचल, और ऑप्शन सी खाट के रस्सियों को कसने की रस्सी, और ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, खाट के रस्सियों को कसने की रस्सी। इसे क्या बोलते हैं, आंचवान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चोल साम्राज्य में मंदिर को चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवदान, बी तिरुनामट्टकोनी, और एक ब्रह्मोदय, और ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका ऑप्शन सही है ए और बी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। कौन सा, ए और बी दोनों सही है, देवदान और तिरुनामट्टकोनी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, पांचवा। चोल साम्राज्य में जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि को निम्न में से क्या कहलाता है या क्या कहते हैं? ठीक है, जो चोल साम्राज्य थे, वो जो जैन थे, जैनियों को कुछ मंदिर उपहार में देते थे, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है पल्ली चंदनम, ऑप्शन बी। क्या है, पल्ली चंदनम, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मणों की भूमि क्या कहलाता है? चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मणों की भूमि क्या कहलाता है? वेल्लन वगाई। क्या कहलाता है? वेल्लन वगाई, ऑप्शन ए। चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मणों की भूमि क्या कहलाता है? वेल्लन वगाई, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़ते जाइए, मैं सिर्फ आंसर बताते जाता हूँ, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चोल राज्यों के प्रशासन में मूवेंदवेलन शब्द किससे संबंधित है? चोल राज्यों के प्रशासन में मूवेंदवेलन शब्द किससे संबंधित है? तो मूवेंदवेलन शब्द संबंधित है तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले किसानों को दी गई उपाधि है। जो किसान रहते हैं वो लगातार तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, है ना, तो उनको उपाधि दिया जाता है क्या? मूवेंदवेलन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान है अलिखित एवं लचीला, अलिखित एवं दृढ़ कठोर, लिखित एवं दृढ़ कठोर, लिखित एवं लचीला। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, लिखित एवं लचीला, सही। ठीक है, नेक्स्ट, अम्लवर्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो अम्लवर्षा के प्रवर्तक थे रॉबर्ट एक्स
स्मिथ, ऑप्शन सी। रॉबर्ट एक्स स्मिथ, ऑप्शन सी किसके थे? अम्लवर्ष के प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैव विविधता के पिता कौन कहलाते हैं? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है जैव विविधता के पिता कौन कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, E.O. विल्सन जैव विविधता के पिता कहलाते हैं। ठीक है, जैव विविधता के पिता कौन कहलाते हैं? E.O. विल्सन जैव विविधता के पिता कहलाते हैं। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किया था रोजेन ने, और इसके पिता कहलाता है E.O. विल्सन। ठीक है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1976 में, ऑप्शन सी। 1976 में क्या हुआ था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1976 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के किस सम्मेलन में प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड नेशन के किस सम्मेलन में प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1972, जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में इसका पहला पर्यावरण दिवस मनाने के लिए प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारत में 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, भारत में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को, ठीक है, 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है भारत में 14 दिसंबर को। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन ए, 29 जुलाई क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है? जो 22 मार्च हम लोग कहते हैं विश्व जल दिवस है, लेकिन राष्ट्रीय जल दिवस भीमराव अंबेडकर जी, है ना, भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अंबेडकर जी का जन्म दिवस कब था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म दिवस था। तो उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है का 14 अप्रैल को। ठीक है, और 14 अप्रैल में हम लोग एक और क्वेश्चन 14 दिसंबर के बारे में देखेंगे, क्या है? ऊर्जा संरक्षण दिवस है 14 दिसंबर का, और 14 अप्रैल वाला क्या है? राष्ट्रीय जल दिवस है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार किसको है? किसी नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कलेक्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कलेक्टर। किसी नगर पालिका परिषद के जो निर्वाचित पार्षद है उसको कौन हटाता है? उसको हटाता है डायरेक्ट कौन? कलेक्टर। ठीक, यदि नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 अभ्यर्थियों को समान मत मिले तो क्या होगा? तो इस संबंध में लाट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लाट निकाला जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी आंसर, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, यदि नगर पालिका परिषद की पहली बैठक, नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कलेक्टर द्वारा निर्देशित सक्षम अधिकारी,
पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। तो पहली बैठक में क्या क्या जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा पहली बैठक में, और पहली बैठक से ही 5 वर्ष तक का उनका जो गणना है स्टार्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुविभागीय दंडाधिकारी। अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शासक ने जयपुर के हवा महल का निर्माण कराया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रतापराज। प्रतापराज ने जयपुर के हवा महल का निर्माण कराया था। किसने कराया था? प्रतापराज ने, ठीक है। कल्हड़ के राजतरंगिणी के अतिरिक्त निम्न में से किसने एक अन्य राजतरंगिणी की रचना की थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जोनराज। जोनराज ने एक अन्य राजतरंगिणी का रचना किया था, है ना, जो कल्हड़ से विपरीत था या एक दूसरा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था, देखिए चोल युग का जो सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई थी वह वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था या फिर ग्रामीण सभ्यताएं और वहाँ की जो ग्रामीण प्रशासन है वो। तो इसका आंसर होगा क्या? ग्रामीण सभाएं, ऑप्शन सी, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक। चोल काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सभा को क्या कहते थे? चोल काल में जो दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सभा है उसको कहते थे ऑप्शन ऑप्शन सी, वरियम, ठीक है। क्या कहलाते थे वो? ऑप्शन सी, वरियम। ये ब्राह्मणों की सभा जो है उसको वरियम कहते थे चोल काल में। फिर है, चोल शासक चोल शासन के किस शासक ने गंगाई कोंड चोल का सर्वोच्च पद अर्जित किया था? ठीक है, गंगाई कोंड चोल का सर्वोच्च पद अर्जित किया था राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या एक संगम युग के तमिल व्याकरण पर एक प्रबंध ग्रंथ है? पढ़िए क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक संगम युग का तमिल व्याकरण पर एक प्रबंध ग्रंथ है? तो है इसका ऑप्शन है तोल्लकप्पियम, ऑप्शन डी। तोल्लकप्पियम क्या है? ये एक तमिल व्याकरण का पुस्तक है तोल्लकप्पियम, ठीक है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? ठीक, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? ये है राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम क्या है? ये ऑप्शन सी, इसने क्या किया था? जल सेना प्रारंभ किया था। संगम युग में उर्वैर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उर्वैर जो है वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। संगम युग में उर्वैर किस लिए विख्यात था? यह है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र। यहाँ से कपास जो है विदेशों में यहाँ से भेजा जाता था उर्वैर से, इसलिए विख्यात था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान का जो है वहाँ पर शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, ठीक है। निम्न में से किस गुप्त राजा ने महेंद्रद्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? निम्न में से किस गुप्त राजा ने महेंद्रद्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने महेंद्रद्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है,
तो इसका कुट है एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति, एक सर्वोच्च न्यायालय, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लिखित और कठोर संविधान। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, पर इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं और राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, 1 2 3 ये क्या है, एकात्मक तत्व के लक्षण है भारतीय संविधान के। लिखित और कठोर संविधान को भी एक ऑप्शन डालना वहाँ पे मैं भूल गया हूँ, बट वो गलत आंसर होता है ना। इसका सही आंसर है एकात्मक, एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं। ये क्या है, एकात्मक तत्व की गुण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नगर निगम की मेयर इन काउंसिल समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका जो है निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य उनके 20% इसका सदस्य होता है काउंसिल इन समिति के। क्या है, तो काउंसिल समिति वो सब एक कैबिनेट मंत्री का मान सकते हैं हम लोग उसको, है ना, नगर निगम में। तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल निर्वाचित जो सदस्य हैं उसका 20% नगर निगम के मेन काउंसिल में होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नगर निगम की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो नगर निगम की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है कौन, नगर निगम का कमिश्नर, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी कलेक्टर। नगर निगम की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वह ऑप्शन बी कलेक्टर करता है। कौन करता है, कलेक्टर इसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है नगर निगम की। ठीक है, क्या इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन बी कलेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, नगर पालिका परिषद की संरचना के संबंध में क्या सही है, इसको देखना है। ठीक है, पहला है राज्यपाल द्वारा अधिसूचना, दूसरा महापौर, तीसरा अध्यक्ष, चौथा है 2 मनोनीत सदस्य, पांचवा 5 मनोनीत सदस्य, छठवा है लोकसभा सदस्य, सातवां है विधानसभा सदस्य और आठवां है राज्यसभा सदस्य। इनमें से क्या है जो उसके संरचना में सम्मिलित होते हैं, इसको आपको चूज करना है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1 3 5 6 7 8। ठीक है, क्या है, 1 3 5 6 7 8। तो एक क्या है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है, ये सही है। ठीक है, फिर क्या होता है, महापौर। महापौर तो उसमें होता नहीं है, महापौर जो है वो नगर निगम में होता है ना। हम नगर पालिका परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन 30 सही है, 3। फिर है 2 मनोनीत सदस्य, नहीं इसमें 5 मनोनीत सदस्य होता है, जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है 5 मनोनीत सदस्य, इसलिए 5वां सही है। इसमें लोकसभा के सदस्य आते हैं जिनका कार्यक्षेत्र नगरीय होता है। इसमें विधानसभा के सदस्य आते हैं जिनका क्षेत्र होता है वो नगरीय होता है, और एक है राज्यसभा का सदस्य होता है जिनका जो क्षेत्र होता है वो नगरीय होता है। इस प्रकार क्या है, 1 3 5 6 7 8 इसका आंसर है, सही ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखते हैं नगर निगम में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी। ठीक है, नगर निगम में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है, इसमें है टोटल 6, ऑप्शन डी। नगर निगम मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 6। और उसी प्रकार इसमें हम लोग देखे हैं, इसमें कितना होता है, 5 सदस्य मनोनीत होता है नगर पालिका परिषद में, और नगर निगम में कितना होता है, नगर निगम में होता है 6 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो है मौर्य काल से जारी है, जो अभी तक चलते आ रहा है वर्तमान के नगर पालिका प्रशासन में। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन ए, राजकीय भूमि से प्राप्त आय क्या है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, उसको सीता बोला जाता था। जो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था उसको क्या बोलते हैं, उसको सीता बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है। तो ये है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। ठीक है,
चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में क्या है, ये वो पूरा प्रशासन की ही एक काव्य है ना, एक रचना है, जिसके बारे में पूरा जो अभी भी जो वर्तमान का जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसमें उस प्राचीन जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र उसी के अनुसार अभी भी चला आ रहा है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। फिर है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार क्या है उसके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, किसके, अशोक के शिलालेखों को। ठीक है। नेक्स्ट है, जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर में रविशंकर शुक्ल को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम कार्यवाहक डायरेक्टर कब नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी ना कभी तो सीजीपीएससी प्री में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 14 जनवरी को। 14 जनवरी को रविशंकर शुक्ल द्वितीय को सविनय, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, रविशंकर शुक्ल को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम कार्यवाहक नियुक्त किया गया था जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर में। ठीक है, कब, 14 जनवरी को। मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ूंगा है ना, आप लोग पॉज करके उस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप उसको प्ले करें और आंसर देखें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 14 जनवरी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्या है, महासमुंद के तमोरा जंगल सत्याग्रह में शंकरराव गनौदवाले और यति यतनलाल जैन। ठीक है, इनके गिरफ्तार होने के पश्चात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो इसका नेतृत्व किया था कौन, भगवती प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी है। जब वो दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं, जो इनके मेन जो इस सत्याग्रह को जो नेतृत्व करते रहते हैं, है ना, एक शंकरराव गनौदवाले, एक होता है यति यतनलाल जैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जंगल सत्याग्रह था, इसमें बालिका दयावती का भी रोल महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, है ना, इस पूरे घटना के बारे में। फिलहाल इसका एक आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है भगवती प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी। ठीक है, राजव्यास या राज वाल्मीकि की उपाधि किसका है। ठीक है, ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, और ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बुक्का, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय क्या है, इसको राजव्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि दी गई थी, किसको, हरिहर द्वितीय को, है ना। हरिहर द्वितीय क्या थे, इनको राजव्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि से नवाजा गया था। फिर आता है इतालवी यात्री निकोल कोंटी, है ना। निकोल कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। इटली के एक यात्री थे, विदेशी यात्री, जो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो इसका आंसर है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको सीजीपीएससी मेंस में भी पूछा गया था, है ना। विदेशी यात्री जो विजयनगर की यात्रा किया उसके बारे में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसका तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, आप लोग भी इसको बुक से खोजें और पढ़ें। इसको मेंस में पूछा गया है और फिर प्री में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए देवराय प्रथम। ठीक, नेक्स्ट है, ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर 1882 तक छत्तीसगढ़ डिवीजन के अंतर्गत अपर गोदावरी जिले का अधीन था, जिसका मुख्यालय था क्या, रायपुर, रतनपुर, नागपुर या फिर सिरोंचा, है ना। बस्तर, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, बस्तर 1882 तक छत्तीसगढ़ डिवीजन के अंतर्गत अपर गोदावरी जिले के अधीन था, है ना। जिसका मुख्यालय क्या था, इसका मुख्यालय था सिरोंचा, ऑप्शन सी, सिरोंचा इसका मुख्यालय था। ठीक है, क्या था, सिरोंचा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चार्ल्स इलियट जिसने बस्तर की यात्रा की थी, ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने बस्तर का यात्रा किया था। इन्होंने
कब किया था? ठीक है, क्या है? चार्ल्स इलियट ने बस्तर की यात्रा कब किया था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी 1856। 1856 में चार्ल्स इलियट ने बस्तर की यात्रा की थी। प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने बस्तर की यात्रा किया थे, प्रथम अंग्रेज थे, ऐसा मान सकते हैं, है ना। 1856 में उन्होंने यात्रा किया था चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक थे 1833 में। विलियम बेंटिक ने क्या चार्टर एक्ट 1833 पास किया था। ठीक, नेक्स्ट है भोपाल पट्टनम का संघर्ष कब हुआ था? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ था? तो भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था 1795 में। कब हुआ था? 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1795। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। कोटपाड़ की संधि के बाद कोटपाड़ परगना किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जयपुर। जब कोटपाड़ का संधि होता है 1778 में 6 अप्रैल में, तब ये जयपुर को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हल्बा जनजाति किस जनजाति से गुदना गुदवाती हैं? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? हल्बा जनजाति किस जनजाति से गुदना गुदवाती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी देवार। हल्बा जनजाति देवार जनजाति से गुदना गुदवाती है। किस जनजाति है ना, किस जनजाति है जो मृत्यु के 11वें दिन, क्या है, मृत्यु के 11वें दिन दिनाल क्रिया मनाते हैं? ठीक है, किस जनजाति द्वारा मृत्यु के 11वें दिन दिनाल क्रिया मनाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी दोरला। दोरला जनजाति द्वारा क्या है, मृत्यु के 11वें दिन दिनाल क्रिया मनाते हैं। ठीक है, मयारी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? मयारी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कोरवा जनजाति, और ऑप्शन बी कमार जनजाति, ऑप्शन सी दोरला, और ऑप्शन सी सौरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोरवा। ठीक है, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? तो बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को खड़ोनी कहते हैं। क्वेश्चन व्यापक में पूछा गया है ना। बैगा जनजाति को पुनर्विवाह, बैगा जनजाति पुनर्विवाह क्या कहते हैं? तो बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? खड़ोनी कहते हैं। ठीक, गामावाड़ा महापाषाणकालीन स्मारक छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। क्या? गामावाड़ा महापाषाणकालीन स्मारक है। यह केंद्र संरचित एक स्मारक है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, जैन मुनि कांति सागर के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर नालंदा से प्राचीन विश्वविद्यालय था? तो जैन मुनि कांति सागर के अनुसार छत्तीसगढ़ के रतनपुर में ही नालंदा से प्राचीन विश्वविद्यालय था। ठीक, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट, नूनिज निम्न में से किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो नूनिज जो है अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, एक
एक यात्री था नूनिज, जो है अच्युत देवरा के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में स्थित माता सबरी का स्थान शिवरी नारायण, ठीक है, इसे द्वापर युग में किस नाम से जाना जाता था? जो छत्तीसगढ़ जो माता सबरी का जो स्थान है, जिसको वर्तमान में शिवरी नारायण कहा जाता है ना, उसको द्वापर युग में किस नाम से जाना जाता था? उसको द्वापर युग में विष्णुपुरी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 छत्तीसगढ़ के संबंध में, इसका कूट है, कूट को पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, ऑप्शन है 9 अगस्त को रायपुर राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा वृहद जुलूस निकाला गया था। ठीक है, ऑप्शन 2 है 10 अगस्त को छत्तीसगढ़ कॉलेज और हाई स्कूल विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल किया गया था। और ऑप्शन 3 है 9 सितंबर 1942 को रामकृष्ण ठाकुर और वल्लभ दास गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, 3 इसका कूट है ना, सेंटेंस है, उसको पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। 9 अगस्त को रायपुर राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा वृहद सभा का जुलूस निकाला गया था। ठीक है, 10 अगस्त को जो है कॉलेज और हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल किया गया था, और 9 सितंबर को रामकृष्ण ठाकुर और वल्लभ दास गिरफ्तार हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में, है ना। A to Z नहीं पूछा गया है, बट इसके जो 1 और 2 कूट है उसको पूछा गया है किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर है नेक्स्ट, इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने और कब किया था? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नथुजी जगताप के द्वारा किया गया था सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, और 1 मई 1930 को किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट, जैसे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1 मई 1930 नथुजी जगताप द्वारा। 1928 में रायपुर में, है ना, 1928 में रायपुर में यूथ लीग नामक सामाजिक संगठन के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यतन लाल जैन और मौलाना अब्दुल रऊफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इन तीनों ने मिल करके 1928 में यूथ लीग नामक एक युवा सामाजिक संगठन निर्माण किया था। कौन कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यतन लाल जैन और मौलाना अब्दुल रऊफ। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 में क्या है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है 2023 में? तो इसका है ऑप्शन सी 111। बहुत ही बुरा हालात है भारत का इसमें, है ना। इसमें कौन से स्थान पड़ते हैं? 111। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ठीक है, बिलासपुर में गढ़वाल दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 23 अगस्त 1930 को बिलासपुर में गढ़वाल दिवस मनाया गया था। 1930 को 23 अगस्त को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? देखिए, इसमें अलग अलग सबका है कि बिलासपुर का भी है, रायपुर का भी है, दुर्ग का भी है। फिलहाल हम बिलासपुर का देखते हैं कि बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब मनाया गया था। तो यह है 18 से 23 अगस्त 1930 को, है ना। रायपुर में, बिलासपुर में क्या है, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। और इसी के अंतिम दिवस पे 23 अगस्त को क्या किया था? गढ़वाल दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक,
ये फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, किसने और कब किया था, ये 69 जगताप 1 मई 2003। क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। मुगल सम्राट शाहजहां की उपाधि किस विजय के पश्चात मिला था? तो मुगल सम्राट को शाहजहां की उपाधि दक्षिण विजय, इसका ऑप्शन क्या है, दक्षिण विजय के बदल को शाहजहां को उपाधि दिया गया था। ठीक। कर न दो और पट्टा न लो आंदोलन का संचालन बिलासपुर जिले में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है गजाधर साहू। गजाधर साहू ने, एक्चुअल में दोनों अलग अलग है ना। कर न दो और पट्टा न लो, कर न दो को बिलासपुर में गजाधर साहू ने संचालित किया था और पट्टा न लो को ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बिलासपुर में, रायपुर में किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फिलहाल इसमें जो क्वेश्चन बना है इसके हिसाब से बिलासपुर जिले के हिसाब से ऑप्शन है गजाधर साहू आएगा। ठीक है। राजनांदगांव रियासत के किस शासक ने आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों को 1000 रुपये की आवश्यक सामग्री भेज सहायता किया था? ठीक है, 10,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है ये भेजा था किसने? तो इसका आंसर है ऑप्शन, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बलराम दास। बलराम दास ने क्या 10,000 रुपये की आवश्यक सामग्री भेज के सहायता किया था। ठीक। डोंगरगढ़ विद्रोह को दबाने में कैप्टन एडमंड का साथ किसने दिया था? एक मौजीलाल, दूसरा टिकैत राय, सी है उपरोक्त दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से परगने को मिलाकर राजनांदगांव रियासत बनाया गया था? पांडादाह, मोहगांव, डोंगरगढ़, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया था? राजनांदगांव रियासत निर्माण किया गया था, पांडादाह, मोहगांव और डोंगरगढ़। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत के शासक को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि से विभूषित किया था? ठीक है, निम्न में से कौन से रियासत के शासक को अंग्रेजों ने क्या किया था? सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये ऑप्शन सी, उदयपुर। उदयपुर जो है वर्तमान में रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। तब एक रियासत हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे उनको सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक। सरगुजा रियासत के संबंध में, ठीक है, सरगुजा रियासत के संबंध में क्या सही है उसको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग आंसर देने की कोशिश करें, मैं आंसर बताऊंगा। पहला, यह 655 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। ठीक है। दूसरा, सरगुजा का प्राचीन नाम डंडोर था। ठीक। तीसरा, इसके संस्थापक विष्णु प्रताप सिंह देव थे और रामानुज शरण सिंह देव को कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंपेरियल उपाधि से विभूषित किया था। इसमें से क्या सही है? तो उपरोक्त सभी इसमें से सही है ना, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी। यह क्षेत्र जो 6,055 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, इसका प्राचीन नाम डंडोर था। इसके संस्थापक कौन थे? विष्णु प्रसाद सिंह देव थे और रामानुज सिंह देव को अंग्रेजों ने क्या दिया था? कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो उनका सर्वोच्च उपाधि है वो दिया था रामानुज शरण सिंह देव को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको युद्ध में सहायता किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, 1, 2, 3, 4। फिर आता है, आज़ाद हिंद फौज के नेता शाहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, ठीक, प्रेम सहगल इत्यादि के जो मुकदमे हैं, लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है, इनके बचाव पक्ष की वकील कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू। फिर है जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला पार्ट जो है उनको काट दीजिए। तो बी, सी, डी ये कट गए, तो बचता है कौन? ऑप्शन ए। मैंने इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलाश नाथ काटजू, भूला भाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक। फिर आता है, जून 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ से निम्न में से कौन
कौन नेता ने भाग लिया था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब शिमला समझौता होता है तो सभी प्रांत के प्रधानमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, उनको वहाँ पे निमंत्रण दिया गया था। तो तब छत्तीसगढ़ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, रविशंकर शुक्ल, है ना। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को बिलासपुर के गांधी चौक में विशाल सभा को संबोधित किया था, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंडित हरनारायण वाजपेयी। 9 अगस्त 1942 को बिलासपुर के गांधी चौक में, है ना, एक विशाल सभा को संबोधित किया था। किसने? वो है पंडित हरनारायण वाजपेयी, ऑप्शन डी। ठीक है, सन 1942 में निम्न में से किसको लेटर बर्निंग केस में गिरफ्तार किया गया था? तो लेटर बर्निंग केस में गिरफ्तार किया था वो है ऑप्शन डी, ए और बी, मतलब ईश्वरी चरण शुक्ल और नारायण दास राठौर, इन दोनों को लेटर बर्निंग केस में गिरफ्तार किया गया था। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध में क्या सही है। तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है ना। कुगराल लोक नृत्य, ठीक है, क्या? कुगराल लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कुगलार लोक नृत्य संबंधित है, यह है ध्रुव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, कुगलार लोक नृत्य किस संबंधित है? यह ध्रुव जनजाति से संबंधित है। बस्तर के जनजातियों में पारस शब्द प्रचलित है, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है शिकार से। बस्तर में जनजातियों में शिकार को पारत कहा जाता है। ठीक, निम्न में से कौन सी जनजाति द्वारा आखरण नृत्य किया जाता है? निम्न में से किस जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? आखरा नृत्य किया जाता है। तो आखरा नृत्य किया जाता है नगेशिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नगेशिया जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? आखरा लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है, मैन पाट महोत्सव 2023 कब मनाया गया था? तो मैन पाट महोत्सव 2023 यह 14 से 16 फरवरी को मनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है G20 के चौथे विश्व कार्य समूह की बैठक 2023 का आयोजन रायपुर में कब किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 18 से 19 सितंबर को। इसके चौथे विश्व कार्य समूह की बैठक 2023 को रायपुर में आयोजन किया गया था। ठीक, इसमें वाला क्वेश्चन छूट गया है ना। जो ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, नए स्कूल के निर्माण और शिक्षा गुणवत्ता सुधार, इसका क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इसका क्वेश्चन था चाक परियोजना किससे संबंधित है? तो चाक परियोजना संबंधित है शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के साथ स्कूलों का कायाकल्प से संबंधित है। इसको याद रखिए, चाक परियोजना के बारे में था क्वेश्चन, ये पूरा छूट गया है ना। उसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं अपन, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये है 20 अप्रैल 2023 को किया गया था। छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान योजना कब है? 20 अप्रैल 2023 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया था 21 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया था 21 मई 2023 को, ऑप्शन ए। ठीक, ये फिर से रिपीट हो गया है। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना शुभारंभ कब हुआ था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। मुख्यमंत्री आदिवासी
मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कट गया यहाँ पे, है ना। तो ये है 13 अप्रैल 2023 को। 13 अप्रैल 2023 किया गया था मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान योजना। और इसी का एक और क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, ये क्या है? 20 अप्रैल को था। और आदिवासी वाला कब था? आदिवासी पर्व सम्मान योजना ये है 13 अप्रैल को था। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, है, ये भी क्वेश्चन कट गया है, मैं इसको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला का स्थान कौन सा है दिसंबर 2022 तक में? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौथा, है ना। क्वेश्चन को सुन लीजिए, क्वेश्चन कट गया यहाँ पे। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला का स्थान कौन सा है दिसंबर 2022 तक? ये इसका ऑप्शन है डी, चौथा। ठीक है। PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग के अंतर्गत छत्तीस प्रदेश के कितने स्कूल को चुना गया है? तो इसमें है 211। टोटल 14,500 स्कूल को लेना है पूरे भारत भर में, जिसमें छत्तीसगढ़ से 211 स्कूल को चुना गया है। ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल 2023 कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो यह 17 से 19 फरवरी को 2023 को मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया था छत्तीसगढ़ में। ठीक। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष, छत्तीसगढ़ वित्तीय वर्ष 2023-24 है, तो मनरेगा की दैनिक मजदूरी कितनी है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कितना है? तो ये है ऑप्शन सी 221 रुपये। 221 रुपये छत्तीसगढ़ में है ना। मनरेगा का दैनिक मजदूरी है 2023-24 के वित्तीय वर्ष में। फिर आता है छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति के संबंध में क्या सही है ना। तो महिला उद्यमिता जो नीति है ये 2023 से 2028 तक का एक नया नीति लाया गया है, जो 5 साल का है, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 है ना। 5 साल का है, 23 से 28 तक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ किस स्थान में लिथियम का भंडारण मिलता है? ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कटघोरा, कोरबा और गोविंदपाल सुकमा में लिथियम का भंडारण मिलता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक, गोविंदपाल सुकमा और जो है कोरबा, कटघोरा में। फिर आता है नेक्स्ट, भारत द्वारा अफगानिस्तान फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, देवी शक्ति चलाया गया था। ठीक। मैडम प्रेसिडेंट द बायोपिक ऑफ द द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं संदीप साहू जी, है ना। संदीप साहू ने इन्होंने लिखा था मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, इसके लेखक हैं संदीप साहू। ठीक। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमिताभ कांत, इन्होंने लिखा है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस नामक पुस्तक। नेक्स्ट है बाघ गणना 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने बाघ हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 17। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे को कितना रैंक मिला है? तो उनको मिला है 149, ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक। फिर आता है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। ठीक। नेक्स्ट है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन छूट गया है, ये है जो पथरी से संबंधित, पथरी किससे बनता है मानव शरीर में? तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका आंसर था। ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। जिसका ऑप्शन सी सही है, शरीर में सारा रक्त को है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक।
मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डायलिसिस कहलाता है। ठीक है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? यह दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट, नारायणपुर के मुरे जनजाति चेंदरू के ऊपर फिल्माई गई फिल्म का नाम क्या है? तो यह है द जंगल सागा। ठीक। गेड़ी को हल्बी में क्या कहते हैं? गेड़ी को हल्बी में कहते हैं घोड़ुंदी, है ना। हल्बी में घोड़ुंदी कहते हैं और गोंडी में डिटोम कहते हैं। ठीक है। भेलवा सतवारी रसना तेंदू की लकड़ी का महत्व किस त्यौहार में है? तो है अनसुम त्यौहार में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गया है ना, जैसे कि ये पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययता वाला है, इसका आंसर है चिपको आंदोलन होगा, है ना। ये हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका क्वेश्चन है उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इसमें क्या है, जो पीडीएफ बनाया गया था इसमें कुछ कुछ आंसर छूट गए हैं। फिलहाल इतना क्वेश्चन पे हम लोग स्टॉप करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। नेक्स्ट और मैं भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाऊंगा, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आया हुआ है ना। खुद जो आप लोग बुक से पढ़ते हैं मैं उससे क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना, जिससे कि आपको बार बार रिविजन होगा, है ना, और जो पिछला आया हुआ क्वेश्चन उसको भी हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एग्ज़ाम तक पूरा लगभग पूरा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। इसलिए हमारे CGPSC ई-लर्निंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।